हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सबसे बेहतरीन चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण। हाफ ईयरली एग्जाम्स और ईयरली एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस से इससे आपको जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड से, बेस और साल्ट तीनों से। साल्ट से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड एंड बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ेंगे एसिड के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि एसिड क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज में यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये सारे सब प्रॉपर्टीज हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब तो जरूर भूलें। और यह लेक्चर आपको मेरे एप्लीकेशन एसएस कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वहाँ पे वीडियो आपको इसमें एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल जाएगा। वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं एसिड। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या होता है, नाम सुनते ही क्या आता है, अम्ल। अम्ल का मतलब भी होता है, अगर सीधा सा अगर सिंपल से डेफिनेशन अगर अपने लोकल लैंग्वेज में अगर देखें तो खट्टा। अम्ल का नाम सुनते हैं आप क्या आना चाहिए, खट्टा। यानी कि जो टेस्ट में कैसा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, उसे बोलते हैं अम्ल। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो डेली यूज में भोजन में भी खाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो सब जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये खट्टा है, ये समझ लेना कि उसमें किसी न किसी तरह किसी भी रूप में वहाँ पे अम्ल उपस्थित है, तभी उसका हमको टेस्ट कैसा आ रहा है, खट्टे जैसा आ रहा है। तो इसका डेफिनेशन अगर छोटा सा देखें तो यानी कि वह पदार्थ जो हमें क्या करता है, स्वाद में, टेस्ट में यानी खट्टा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। वैसे बहुत सारी चीज़ें में होती हैं, नींबू हो गया, टमाटर हो गया और भी मैंगो हो गया, पका न हो कच्चा आम जो होता है उसे कहते हैं, उसमें भी खट्टा होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे भी हैं जो हमारे जो खट्टे होते हैं, लेकिन जो कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए सही भी होते हैं। जैसे हमारे पेट में भी एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो भी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, सही है वो भी। लेकिन वैसे हाइड्रोक्लोरिक बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर भी वो हमारे पेट को बिना नुकसान पहुँचाए वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, काम करता है। और इसकी प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा। नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा। अगर लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं, समझ में मैं बोल रहा हूँ, मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा। तो इसका नोट्स मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बस समझिए इसको। यानी अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये तो प्रॉपर्टी होगी। और अगर केमिकल की भाषा में, रासायनिक की भाषा में देखें तो अम्ल वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक विलयन में घुल करके ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। यानी कोई भी ऐसा हो जो किसी विलयन में घुला और H+ हमको दे दिया, क्या दिया, H+, तो इसे हम लोग कहेंगे एसिड। क्या कहेंगे, एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी विलयन में घुलेगा तो तुमको H+ देगा। H+ जहाँ भी तुमको दिखा, इस समझ लेना कि वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। बहुत सारे अम्ल के नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, अगर देख लेते हैं। जो पहला, स्वाद में कैसा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, स्वाद में खट्टा हो, ठीक है। और विलयन यानी कि विलयन के साथ हाइड्रोजन प्लस यानी आयन हमको दे। ये सब सारे प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती है, एसिड के अंदर होती है। क्या होती है, एसिड के। तो अब हम कुछ एसिड्स के नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3। ये सब क्या है, हमारे अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अगर इनको अगर जली विलयन में डाला जाएगा तो ये हमको H+ आयन ही देंगे। घुल करके जली विलयन में घुलने के बाद हमको क्या देंगे, आयन ही देते हैं। और इन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिड की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। और एग्जाम में लिखना भी तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे और लिखने से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब एक इसकी प्रॉपर्टी और भी होती है कि अगर इसको हम टेस्ट करें, नीले लिटमस पेपर जो होता है, अगर नीला लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल होगा, आपको लिटमस पेपर मिल जाएगा, तो ये एक प्रकार का सूचक होता है। क्या होता है, सूचक होता है, इंडिकेटर का काम करता है। तो इंडिकेटर का काम कैसे करता है, कैसे टेस्ट करेंगे कि यह अम्ल है ना। तो एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे
अगर इस पर अगर एसिड का कुछ कोई विलेन लिया, अगर हमको पता नहीं कि क्या है, तो अगर हम उसको डालें, 2-3 बूंद डालेंगे, तो नीला कलर का अगर लिटमस पेपर अगर लाल हो गया तो हम ये समझेंगे कि यह क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। तो सबसे बड़ी पहचान ये होनी चाहिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जली विलेन में घुल करके H+ आयन देता है। और अगर नीले लिटमस पेपर पर अगर कुछ 2-4 बूंद अगर डालें तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। हम यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम से भी लिखे हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये हमारे एसिड हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल भी हमारा पाया जाता है। और अम्ल, कुछ अम्ल तो फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे चींटी हो गया तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये सब चीज़ें कुछ जंतुओं में भी पाई जाती हैं, तो उसका प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। देखते हो कभी कभी चींटी अगर काट देती है तो वहाँ पे फूल जाता है, तो उसके किसके वजह से होता है, अम्ल की वजह से। और उसके यहाँ चींटी से अम्ल इतना कम मात्रा में निकलता है कि वो हमारे थोड़ी जितने दूर, जितने स्पेस में वो काटता है, डंक मारता है, वो उतने ही स्पेस में हमारे शरीर के प्रभाव में डालता है। अगर वो सोचो कि उसका अगर उसके पास अगर ज़्यादा एसिड का अगर श्रावण होने लगे तो वो ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो ठीक है, तो कुछ हमारे जो एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही भी होता है और कुछ नुकसानदेह भी होता है। ठीक है, तो अब हम एसिड समझ गए होंगे, तो अब हम इसके आते हैं प्रॉपर्टीज पे। किसके, प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी भौतिक कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो इसको हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर देखें फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है इसका, फिजिकल का मतलब जिसे हम फील कर सकें, जैसे हम देख सकें, जैसे हम खुद जज कर सकें। तो ये क्या होता है, इसका पहले क्या होता है, टेस्ट इसका कैसा होता है, खट्टा होता है। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी हो जाएगी, यह नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर क्या करता है, लाल करता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, संक्षारी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, संक्षारी, यानी कि कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है। कहीं भी अगर एसिड पड़ेगा आपको तो उसका क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे अगर हमारे स्किन पे अगर पड़ जाए तो खराब हो जाता है, डैमेज कर देता है। कपड़े पे अगर पड़े तो भी डैमेज कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है संक्षारी होती है, संक्षारण टाइप की, करोजन टाइप की होती है, कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। और यह कभी स्किन पे, क्लोथ्स पे या किसी लकड़ी पे, किसी चीज़ पे पड़ता है तो उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कितनी होती है, फिजिकल की, अम्ल की, ये होती है, पहले स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और तीसरा होता है कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। कोरोसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी जगह पे पड़े तो उसका प्रभाव हो जाता है और उसको नष्ट भी कर देता है। जैसे देखो, अगर बैटरी का जो पानी होता है, एसिड होता है, वो उसमें H2SO4 डाला जाता है, तो ये क्या करता है कि जहाँ पे पड़े उसको क्या नष्ट करता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये सब सारे। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। किसका, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत मस्ट है, सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन ही आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से ही। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला होता है धातु से क्रिया। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स क्या होगा, जब किसी आपने कभी सोचा है कि क्या होता है कि जब किसी धातु की क्रिया, जब हम अम्ल गिराते हैं, यानी जब कोई धातु हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जो भी कुछ हो, अगर वो अम्ल उस पर गिर गया या फिर अम्ल से वो क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो इसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम केमिकली रूप से देखेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है
तब हमें वहाँ पे लवण मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका एक इक्वेशन है, उसको याद कर लेना है। जब कोई धातु प्लस अम्ल ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमको यहाँ पे लवण मिलता है, साल्ट मिलता है, प्लस क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ये हमको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई सा भी धातु पीरियोडिक टेबल में आप आवर्त सारणी में ले लें। तो कोई भी अगर गैस हो, कोई भी अगर धातु हो, अम्ल से अगर क्रिया तो इस समझ लेना कि हमको वहाँ पे लवण यानी कि साल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हमको मिलेगी। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो हमको तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलती है, साल्ट बनता है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे सोडियम अगर धातु ले लें, सोडियम प्लस अम्ल ले लीजिए HCl ले लिए, तो सोडियम क्या होगा, हमारा धातु हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा। अब दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखो Na प्लस चार्ज होता है इस पर, क्लोरीन पे क्या होता है माइनस। अगर इसको अलग अलग करें तो Na प्लस H प्लस Cl माइनस, इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का माइनस से रिएक्शन करेगा तो NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, और NaCl हमारा क्या है, सबको पता है कि नमक होता है यानी कि साल्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि जब किसी भी धातु की क्रिया अगर अम्ल से कराएंगे तो ये दोनों चीज़ हमको मिलेगा। कुछ और धातु ले लेते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक का क्रिया अगर HCl से करा दिया तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2HCl ले लें ताकि हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बैलेंस हो जाए। बैलेंस के इक्वेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। तो इस समझ में आ गया कि पहले सबसे पहले रट जाना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यानी कि जब किसी धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है और प्लस क्या मिलता है, लवण। अब यहाँ पे तुम धातु की जगह कुछ लिख दो, कापर लिख लो, Fe लिख लो, पोटेशियम लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, कोई सा भी लिखोगे हमको वही मिलेगा। क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, अम्ल का धातु कार्बोनेट से क्रिया। जब किसी अम्ल को धातु से तो हमने क्रिया करा दिया, अब धातु के साथ किसका, अब धातु के कार्बोनेट से। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। क्या होता है, कार्बोनेट जब भी आ जाएगा तो समझ लेना कि उस धातु के साथ CO3 जुड़ा होगा। क्या होगा, CO3 जुड़ा होगा। तो अब हम कराते हैं क्रिया, तो ले लेते हैं धातु Na, हमने एक धातु हो गया। अब इस धातु का हमको कार्बोनेट से लेना है, तो कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब कितना, CO3। तो Na2CO3 का क्रिया किससे कराएंगे, HCl से। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड ले लेते हैं, क्रिया कराते हैं और क्रिया करा के देखेंगे कि क्या हमको मिलता है। ठीक है, क्रिया कराएं तो Na2CO3 प्लस HCl क्रिया करा दिए तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है लवण मिल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और प्लस पानी मिलेगा। तो बना दो Na2NaCl, यहाँ पे 2HCl कर दें, प्लस CO2 और प्लस H2। एक बार देख लेते हैं सारे बैलेंस इक्वेशन में है कि नहीं। अगर जिनको बैलेंस इक्वेशन नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा केमिकल रिएक्शन का, वहाँ पे आप बैलेंस इक्वेशन कैसे किया जाता है, मैंने इसकी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और बहुत बेसिक से बैलेंस इक्वेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 सोडियम यहाँ पे हो गया, और 2 क्लोरीन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन यहाँ पे भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 और 1 3। यानी कि ये पूरी तरीके से हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन। क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी किसी धातु कार्बोनेट का हमने, जैसे धातु का क्रिया कराया तो हाइड्रोजन गैस और लवण मिला, लेकिन अगर वही धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दोनों चीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल क्रिया कराएंगे तो लवण मिलेगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर। ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए।
अब इसके जगह पे कोई सा भी धातु कार्बोनेट ले लीजिए, हमको यही तीनों चीज़ मिलेगा। यानी कि अगर सिंपल धातु रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और लवण मिलेगा। लेकिन अगर उसी धातु का कार्बोनेट अगर ले लें तब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, लवण तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसमें अलग से हमको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे कोई सा भी धातु ले लो, जिंक ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कोई सा भी धातु ले लो, हमको यही मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी प्रॉपर्टी अगर देखें, ठीक है, तो अभी हमने पहला धातु के साथ, अब धातु कार्बोनेट। अब तीसरा आता है प्रॉपर्टी में, जब किसी धातु के बाई कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। बाई कार्बोनेट का मतलब देखो समझते हैं पहले। अगर कार्बोनेट रहेगा, कार्बोनेट तो CO3 रहेगा। अब बाई कार्बोनेट रहेगा, इसको नोट कर लेना ना, बाई कार्बोनेट अगर रहेगा तो HCO3 रहेगा। क्या रहेगा, HCO3। कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में किसी हाइड्रोजन का फर्क होता है। किसका, हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब अगर कार्बोनेट रहेगा तो CO3 और बाई कार्बोनेट रहेगा तो H3, उसके साथ जोड़ देंगे। ये हमारा परफेक्ट फॉर्मूला है। कहीं भी इस तरह से है तो बस दोनों को याद करें, कार्बोनेट तो CO3 लगा दो, अब बाई कार्बोनेट तो HCO3 लगा दो। बस अब यहाँ चालू कर देते हैं। धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया क्या होगा, कराते हैं। तो धातु कार्बोनेट का मतलब कितना हो जाएगा, NaHCO3 प्लस HCl। कराएं क्रिया तो हमको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा NaCl, NaCl मिलेगा, प्लस पानी मिलेगा H2O प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन हो गया। एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी कि जब किसी धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, NaCl यानी कि लवण मिलेगा, पानी मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ई अम्ल है और ये क्या है, धातु कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। अब यहाँ पे बाई कार्बोनेट इसको पढ़ेंगे और जिसका जो धातु यहाँ पर रहेगा उसका नाम ले लेंगे। अगर ये NaHCO3 है तो इसको पढ़ेंगे सोडियम, यानी से सोडियम, अब बाई कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। और यहाँ पे सोडियम की जगह कैल्शियम दी तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जिंक बाई कार्बोनेट। इस तरह से नाम इसका क्या हो जाएगा, बदलता रह जाएगा। ठीक है, खाली बस हमको यहाँ पे धातु का नाम लिखेंगे, बाकी बाई कार्बोनेट इसके आगे जोड़ देंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टीज का हमको पता चल गया। अब यहाँ पे कोई सा भी धातु लिखते जाएंगे, यही तीनों प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ही मस्ट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में तो फिक्स है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं और पूछा जाएगा भी जाएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी जिसकी अगर हम देखें, फोर्थ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी जाता है कि जब किसी अम्ल को धातु ऑक्साइड्स के, अब यहाँ पे धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, अब धातु के ऑक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो जब किसी धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण भी मिलेगा और प्लस पानी, इसमें गैस नहीं बनेगी। ठीक है, तो जब किसी अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएं, देखते हैं क्या बनता है। तो अम्ल का धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जैसे धातु, और ये समझ लेना कि कार्बोनेट के लिए CO3, बाई कार्बोनेट के लिए HCO3, ऑक्साइड के लिए सिर्फ O, ऑक्साइड के लिए क्या होगा O। धातु में कोई सा भी, सोडियम ऑक्साइड NaO, कॉपर ऑक्साइड CuO। जब भी कोई धातु का नाम लो, ऑक्साइड के नाम के आगे बस O जोड़ दो, काम खत्म। तो कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं तो CuO प्लस अम्ल ले लेते हैं HCl, और जब क्रिया करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लवण और प्लस पानी, लवण प्लस पानी, तो मिला दो। तो Cu पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी है, 2। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्लोरीन के साथ 2 लेना पड़ेगा, तो CuCl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन करना पड़ेगा, और प्लस H2, एक ठो ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा, पानी, यानी कि ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड। और ये हमको मिल जाएगा लवण, क्या मिलेगा, लवण। और ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम किसी अम्ल के साथ कराते हैं
तो लवण भी मिलेगा और हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक पांचवी प्रॉपर्टी इसकी आती है, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी जो आती है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन तो कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या होगा जब किसी अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ किया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये प्रॉपर्टीज को बड़ा डिटेल में पढ़े रहेंगे तो एकदम ट्रिक से समझना, रटना नहीं है इसको। एक बार दो बार लिखें और इसको ट्रिक समझें कि क्या होता है। बस फार्मूला 5-6 लिख कॉपी पर के याद कर लीजिए। अब उसके बाद बस जोड़ना चालू कर दीजिए, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको रटना नहीं पड़ेगा और आराम से याद हो जाएगा। तो लास्ट का प्रॉपर्टी होता है कि जब किसी धातु का क्रिया हम जलीय विलयन के साथ कराते हैं। जलीय विलयन का मतलब ये होता है पानी के साथ। किसके साथ? पानी। हमने अभी जो भी अभी इसके प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, पहला पढ़े थे अम्ल धातु के साथ, अभी सारे प्रॉपर्टी पढ़े, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु का ऑक्साइड। अब क्या होगा जब किसी अम्ल की क्रिया पानी के साथ यानी कि जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कराते हैं जलीय विलयन के साथ क्रिया, जलीय विलयन के साथ क्रिया। क्या होगा जलीय विलयन के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? HCl ले लिए अब प्लस क्या करा दी H2O। यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे जैसे ही अगर हमको कराएंगे तो हमको क्लोरीन गैस मिलती है। क्या मिलती है? क्लोरीन। देखो क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस है तो यहाँ पे बन जाएगा H3O और प्लस क्लोरीन माइनस। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे Cl H2O से क्रिया कराएगा तो यहाँ पे H3O, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि कोई भी हाइड्रोजन अपना फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, किसी न किसी के साथ हमेशा जुड़ा होता है। इस वजह से अब पानी के कणों के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्लोरीन को क्या करता है? मुक्त कर देता है। क्या करता है? मुक्त कर देता है। तो अभी हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। पाँचों प्रॉपर्टी को ट्रिक से समझ भी लिए कैसे करना है। पाँचों ट्रिक को एक बार बार रिवीजन करिएगा, 2 बार 3 बार राइट करके रिवीजन करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके टाइप्स। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि छांटिए कि इसमें कौन सा अम्ल है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और कभी कभी आप तो अम्लों के बढ़ते क्रम में भी लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर में, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हमने पढ़ेंगे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। कितने? 2 टाइप्स के। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर होता है एक ठो वीक एसिड यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल की बात करें हम, और एक दुर्बल यानी कि वीक एसिड। 2 ही प्रकार के अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल यानी प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। और वीक एसिड का मतलब दुर्बल यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत कमज़ोर टाइप का होगा। तो यानी कि अगर इसके नाम से अगर समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका प्रभाव ज़्यादा हो, और प्रभाव किसी अम्ल का तभी ज़्यादा होगा जब उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। क्योंकि हमने खुद पढ़ा है कि अभी जस्ट हमने बताया है कि जो कोई भी एसिड हो या कोई हो जो जलीय विलयन में घुल करके हमको क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, वही अम्ल कहलाता है। अगर वो हाइड्रोजन अगर आयन नहीं देगा तो अम्ल नहीं कहलाएगा। तो सिंपल सी बात अगर समझने वाली है कि जो कोई भी जो हो जलीय विलयन में घुले और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन से अगर समझें तो इसका मतलब ये होता है कि जो जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। अब इसको देखें, जो जलीय विलयन में
कम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, वो क्या कहलाता है? वीक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? वीक एसिड। तो दोनों का प्रॉपर्टी समझ में आ गया, यानी कि जो जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन देगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड। क्या कहेंगे? वीक एसिड। दोनों का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझ लें, तो अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि क्या कौन कौन प्रबल अम्ल, नाम लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आता है लिखने के लिए, किन्हीं 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 दुर्बल अम्लों के नाम लिख लिए, या फिर कभी कभी आ सकता है कि प्रबल अम्ल दुर्बल में अंतर बताइए। तो हमको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को याद होने चाहिए। पहले अगर समझ लें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HBr HI, ये सब क्या हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जलीय विलयन में घुलने पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। इनको रखा गया किसके कैटेगरी में? स्ट्रॉन्ग एसिड के। अगर हम कुछ दुर्बल यानी वीक एसिड की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड और फास्फोरिक एसिड, ये नाम है हमको यहाँ पे, और ये हमारे सब क्या है? दुर्बल एसिड है। क्या है? दुर्बल एसिड है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा अम्ल क्या होता है, अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद अम्ल की पहचान करने के लिए सूचक होता है, हमने अभी जस्ट बताया। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमने पढ़ा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमने ये पढ़ा। फिर हमने उसके बाद यह कितने प्रकार का होता है यह भी हमने पढ़ा। अब इसका पढ़ेंगे उपयोग, इसका यूज कहाँ किया जाता है। प्रबल अम्ल दुर्बल हमने पढ़ लिया, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका उपयोग, यूज कहाँ होता है। यूज ऑफ एसिड, यूज ऑफ एसिड, ठीक है। तो अभी हम इसका पढ़ेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है। वैसे अम्ल का बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका है, हर चीज़ पे, हर एक कदम पे हमारे क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, अम्ल का यूज है, ठीक है, सॉरी। तो अभी हम इसको पढ़ें। यूज ऑफ एसिड का अगर है तो यूज ऑफ एसिड में बहुत सारे एसिड हर जगह काम करते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं और हर जगह यूज किए जाते हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। और यूज है तो कहीं से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखें। तो पहला होता है H2SO4, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एसिड है। क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलर एसिड है, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? बैटरी में डाला जाता है, बैटरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और प्लस खाद यानी कि उर्वरक बनाने में इसका खाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग H2SO4 यानी कि अब बैटरी में जो डाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए किया जाता है, प्लस इसका उर्वरक निर्माण में किया जाता है। फिर दूसरा सेकंड पॉइंट अम्ल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोने चांदी के शोधन में, यानी सोने चांदी को शुद्ध धातु बनाने में किया जाता है, और प्लस विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में भी पाया जाता है डाइजेशन सिस्टम को, पाचन क्रिया को सफल बनाने के लिए। फिर उसके बाद कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है, और प्लस जब किसी लोहे को पेंट किया जाता है, जैसे कोई पेंट अब तो आता है, पेंट आता है ना, कलई किया जाता है बर्तनों पे, तो पेंट करने से पहले हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसकी क्या करते हैं? अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, ताकि एक बार पेंट किया जाए तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो या फिर छूटे ना जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपयोग। क्या हो गया? उपयोग। तो अभी आज हमने फिर से एक बार पॉइंट से रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा हमने पढ़ा, अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, अम्ल कितनी प्रॉपर्टीज़ की हमने दोनों पढ़ा। अम्ल के प्रॉपर्टीज़ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, धातु से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि जलीय विलयन यानी कि जल के साथ क्रिया। फिर उसके बाद हमने इसका पढ़ा यूज, क्या इसका उपयोग है, और लास्ट में हमने पढ़ लिया था धातु अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, ठीक है। तो अभी हम 4 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने बहुत बेसिक से इसको डिस्कस किया है। तो इसको शेयर और ज़रूर करें, और एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन को ज़रूर प्ले स्टोर पे जाएं और क्लिक करके डाउनलोड करें, ठीक है। थैंक यू।